नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विपुल क्लासेस में। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की एक और वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं विक्टोरियन एज पर। तो आज के इस वीडियो में हम विक्टोरियन एज के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो यदि आप भी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB आदि के लिए इंग्लिश लिटरेचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग से अंत तक बने रहिए हमारे साथ और विक्टोरियन एज के बारे में जानते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं विक्टोरियन एज। तो दोस्तों, आप जानते हैं विक्टोरियन एज की शुरुआत कब हुई थी और कब से कब तक का एज विक्टोरियन एज में रखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि विक्टोरियन एज का जो नाम पड़ा था वो क्वीन विक्टोरिया के नाम पर पड़ा था। और विक्टोरियन एज की जो शुरुआत हुई थी वो दोस्तों हुई थी जैसे ही क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर बैठी थी, तो तभी से विक्टोरियन एज की शुरुआत मानी जाती है। यानी 1837 में क्वीन विक्टोरिया जो है गद्दी पर बैठी थी और 1901 तक वो रही थी। तो 1901 तक का जो समय है वो माना जाता है विक्टोरियन एज। दोस्तों, आपको बहुत ही संक्षिप्त में बता दें कि विक्टोरियन एज क्या था। विक्टोरियन एज जो है वो विज्ञान और धर्म के बीच एक कशमकश थी, एक लड़ाई थी। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ और पॉइंट्स को देखेंगे। ईयर वाइज हम जानेंगे कि ईयर वाइज क्या क्या हुआ था विक्टोरियन एज में। तो 1837 में अभी आपको बता चुके हैं कि 1837 में क्वीन विक्टोरिया जो है वो 18 ईयर्स की अवस्था में, 18 वर्ष की अवस्था में क्वीन विक्टोरिया जो है वो रानी बन चुकी थी। 1839 में फर्स्ट कमर्शियल टेलीग्राफ पेटेंट किया गया था यूके में। 1850 में जो विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट माने जाते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो टेनिसन जो था दोस्तों वो पोएट लॉरेट बने थे 1850 में। 1851 में ग्रेट एग्जीबिशन हुआ था। 1853 में क्रीमियम वॉर आउटब्रेक हुआ था। 1859 में चार्ल्स डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पेसीज आया था दोस्तों। 1876 में क्वीन विक्टोरिया जो है इंग्लैंड के साथ साथ इंडिया की रानी भी बन गई थी। तो ये खुल्लम खुल्ला था, यानी विज्ञान और धर्म के बीच एकदम से एक कशमकश थी, एक लड़ाई थी इस एज में। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि ग्रेट वेस्टर्न रेलवे को कनेक्ट किया गया था पेडिंगटन विद वेस्ट ग्रेटर से। और ये इन्वेंशन वाइज जो है बहुत ही रिच एज थी, यानी इस एज में बहुत ज़्यादा इन्वेंशन किए गए थे दोस्तों। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर साइंस और रिलीजन के बीच लड़ाई है, यानी साइंस ने बहुत अच्छा डेवलप किया था इस एज में और धार्मिकता के ऊपर जो है वो धीरे धीरे साइंस ने पकड़ बनाई थी। तो दोस्तों, हेल्थ के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा रहा था विक्टोरियन एज, क्योंकि इसमें हेल्थ एक्ट भी पास किया गया था। और ब्रिटेन ने अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम और बलशाली दिखाने के लिए दोस्तों क्या किया था, एक ग्रेट एग्जीबिशन लगाई थी। तो ये ग्रेट एग्जीबिशन जो लगाई गई थी दोस्तों वो 1851 में लगाई गई थी। और क्रीमियम वॉर की अगर बात करते हैं तो क्रीमियन वॉर जो था दोस्तों रशिया और इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की का जो ग्रुप था, इंग्लैंड, फ्रांस और टर्की, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन था, एक ग्रुप था और इन्होंने मिलकर के अटैक किया था रशिया के ऊपर, जिसमें रशिया हार गया था। और रशिया के इस हार जाने पर टेनिसन ने इसी युद्ध के बारे में एक कविता लिखी है दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे विक्टोरियन एज में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों 1859 में। 1859 में यानी 1859 में क्या हुआ था, चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पेसीज ये दिया था। तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में चार्ल्स डार्विन ने कहा था दोस्तों कि हम भगवान से नहीं बने हैं बल्कि हम सेल्स से बने हैं। जबकि उस समय के जो लोग थे ये मानते थे कि हम भगवान की संतान हैं, भगवान से हम बने हैं। तो इस बात को चार्ल्स डार्विन ने काटा था और ये विज्ञान का एक नियम जो मतलब ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का जो नियम था वो उसने दिया था कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। और उसके बाद में फिर मतलब कहने का ये है कि उसने बता दिया था विज्ञान के अकॉर्डिंग कि हम जो हैं वो शेल्स से बने हैं,
न कि भगवान से बने हैं। तो एकदम से धर्म और साइंस की एकदम से लड़ाई आ जाती है यहाँ पर। तो दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने बहुत इम्पोर्टेंट ये जो है थ्योरी दी थी। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट राइटर्स को पढ़ेंगे जो विक्टोरियन एज के हैं। तो विक्टोरियन एज के फेमस राइटर्स और फेमस पोइट्स के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले विक्टोरियन एज के जो रिप्रेजेंटेटिव पोइट माने जाते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो सबसे पहले हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है ये एक क्लर्जी मैन के बेटे थे और इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी आर्थर हलम के साथ। इनकी जो फर्स्ट पोइट्री का कलेक्शन आता है दोस्तों वो आता है पोएम्स चीफली लिरिकल 1830 में। और एट द एज ऑफ 17 साल की अवस्था में ही ब्रॉट आउट पोएम्स बाय टू ब्रदर्स। पोएम्स बाय टू ब्रदर्स पोएम जो है वो लाए थे। फिर द प्रिंसेस 1847 में डील्स विद द न्यू वीमेन। औरतों की पढ़ाई के बारे में इसमें बात की गई थी दोस्तों। आगे हम बात करेंगे उनका एक और इम्पोर्टेंट वर्क है इन मेमोरियम जो आया था 1850 में, और उन्होंने इस वर्क को लिखा था आर्थर हेलम की याद में। यानी एक इलेजी है दोस्तों, उनके जो फ्रेंड थे आर्थर हेलम, तो आर्थर हेलम की मौत पर जो है वो दुख व्यक्त करते हैं इस एलेजी के अंदर। उसके बाद में उनका वर्क आता है द आइडियल्स ऑफ द किंग। द आइडियल्स ऑफ द किंग ये उनका जो वर्क है दोस्तों ये डील करने वाला है किंग आर्थर एंड द राउंड टेबल। आगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बहुत इम्पोर्टेंट पोएम्स हैं, बहुत ही फेमस पोएम्स हैं, लेकिन पोएम के साथ साथ उन्होंने कुछ प्लेज भी लिखे थे, ड्रामाज भी लिखे थे, जिनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए दोस्तों। तो उनके कुछ ड्रामाज के बारे में देखते हैं। उन्होंने लिखे थे क्वीन मैरी, हेरोल्ड, बेकेट, द फॉकन, द कप, द फॉरेस्टर्स। तो ये उनके कुछ ड्रामाज हैं। इसके बाद अगले जो हमारे इम्पोर्टेंट पोएट हैं वो हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। तो दोस्तों मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में अब हम पढ़ते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड का जो जन्म हुआ था वो 1822 में हुआ था और 1888 में उनकी डेथ हुई थी दोस्तों। सन ऑफ थॉमस आर्नोल्ड द फेमस हेडमास्टर ऑफ रग्बी स्कूल। यानी जो रग्बी स्कूल के फेमस हेडमास्टर थे थॉमस आर्नोल्ड, तो ये उनके बेटे थे दोस्तों। पहले आदमी थे जिसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में अपना भाषण दिया था लैटिन के बजाय, क्योंकि एक मतलब प्रचलन था लैटिन में ही भाषण दिए जाते थे, लेकिन उन्होंने उस परंपरा को तोड़ा था और इंग्लिश में पहले व्यक्ति बने थे भाषण देने वाले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। गॉट द चेयरमैनशिप ऑफ पोएट्री इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यानी मैथ्यू आर्नोल्ड ने चेयरमैनशिप पोएट्री की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हासिल की थी दोस्तों। और अब उनके कुछ फेमस पोएम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उनकी पोएम आती है रग्बी चैपल, जो एक इलेजी है और उन्होंने इसे अपने पिता की मौत के ऊपर लिखा है दोस्तों। यानी दिस पोएम वाज रिटन ओवर 20 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। यानी अपने पिताजी की मौत के 20 वर्ष बाद उन्होंने इसको लिखा था और पिताजी की मौत पर ये उनकी इलेजी है। डोवर बीच 1867 में लिखा था उन्होंने और ये डील्स करता है लॉस ऑफ विक्टोरियन फेथ, यानी विक्टोरियन फेथ में कमी। द स्कॉलर जिप्सी, ये भी उनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है। अबाउट अ 17 years old ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट हु हैड डिसअपीयर्ड अमंग जिप्सीज। यानी स्कॉलर जिप्सी जो उनका वर्क है, जो उनकी पोएम है, ये एक 17 years old यानी 17 साल के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के बारे में है जो जिप्सीज़ में गायब हो गया था। यानी जिप्सी जो है एक लोगों की जाति है, तो उन जिप्सीज़ लोगों में एक 17 साल का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो है वो गायब हो गया था। इसके ऊपर उन्होंने स्कॉलर जिप्सी लिखी है। अगला इम्पोर्टेंट वर्क उनका जो आता है वो आता है थायरसिस।
ये भी एक इलेजी है दोस्तों, जो उन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लार्क की डेथ पर लिखी थी दोस्तों। आगे उनका इम्पोर्टेंट वर्क आता है सोहराब एंड रुस्तम, जो कि आया था 1853 में, जो कि एक पर्शियन हीरो रुस्तम की कहानी है, जो फिरदौसी से लिया गया है दोस्तों। और गलती से जो रुस्तम है वो अपने बेटे सोहराब को मार देता है। तो ये उनका एक इम्पोर्टेंट वर्क है। उसके बाद उनका एक इम्पोर्टेंट वर्क आता है कल्चर एंड एनार्की, जो एक फ़िलोसॉफिकल एस्से है। और इस फ़िलोसॉफिकल एस्से में उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है दोस्तों। सबसे पहला उन्होंने बताया है बारबेरियंस, फिलिस्टीन्स एंड पॉपुलेस। बारबेरियंस वर्ड उन्होंने यूज़ किया है एरिस्टोक्रेट्स के लिए, यानी हाई क्लास के लोगों के लिए। और फिलिस्टीन्स उन्होंने यूज़ किया है मिडिल क्लास के लोगों के लिए। और पॉपुलेस उन्होंने यूज़ किया है वर्किंग क्लास के लिए, यानी आम जनता के लिए यूज़ किया है पॉपुलेस। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हमारा इम्पोर्टेंट बात है, जो कि कई बार पूछ लिया जाता है टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था कि अदर अबाइड आर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ये शेक्सपियर के लिए यूज़ किया था उन्होंने, यानी शेक्सपियर के लिए कहा था कि दूसरों से हमारे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन नहीं है, आप फ्री हैं। टीएस इलियट ने मैथ्यू अर्नोल्ड को कहा था दोस्तों, आप प्रोपेगेंडिस्ट ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर के प्रोपेगेंडिस्ट कहे जाते हैं टीएस इलियट के द्वारा। और अर्नोल्ड ने रग्बी में इनाम जीता था दोस्तों, किस पोएम के ऊपर? वो पोएम थी उनकी एलारिक एट रोम। अगले जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं वो हैं हमारे चार्ल्स डिकेंस। तो चार्ल्स डिकेंस का जन्म हुआ था 1812 में और 1870 में इनकी डेथ हो गई थी दोस्तों। और इनका जो निक नेम था वो था बोज, यानी वो बोज नाम से लिखा करते थे दोस्तों। उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं द पोस्थोमस पेपर्स ऑफ पिकविक क्लब, द एडवेंचर्स ऑफ ओलिवर। अगला उनका इम्पोर्टेंट नॉवेल आता है दोस्तों डेविड कॉपरफील्ड, जिसके अंदर उन्होंने कहा था आई हैव इन माई हार्ट अ चाइल्ड, यानी मेरे हृदय में भी एक बच्चा है। और अगला जो उनका नॉवेल आता है उसका नाम है ब्लीक हाउस। ये एकमात्र ऐसा नॉवेल है जिसके अंदर फीमेल नरेटर होती है। और ये नॉवेल जो है दोस्तों एक पूरे इंग्लिश लीगल सिस्टम पर एक सटायर है। अगला उनका इम्पोर्टेंट नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। और दोस्तों आपको बता दें कि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो नॉवेल है, ये नॉवेल उनका एक बिल्डंग्स रोमन नॉवेल है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि बिल्डंग्स रोमन नॉवेल किसे कहते हैं? तो बिल्डंग्स रोमन नॉवेल जो कहा जाता है दोस्तों, एक ऐसा नॉवेल होता है जिसमें हीरो के बचपन से लगा करके बड़े होने तक की पूरी कहानी बयान की जाती है। तो दैट टाइप ऑफ नॉवेल इज़ कॉल्ड बिल्डंग्स रोमन नॉवेल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। ये हमारा विक्टोरियन एज था दोस्तों। आगे हम लिटरेरी टर्म्स के बारे में आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को करिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।